हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आज के इस लेक्चर में अपन बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का, ठीक है, नंबर सिस्टम, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 1.5। देखिए हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब कि अपने लेक्चर नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ। क्या देखा था? नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट, और एक्सरसाइज 1.4 हमने वहाँ पे कवर अप कराई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आपके एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.5 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1.5 में हमको किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग किस तरीके से एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 का आपसे बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरैशनल, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आपको क्लासिफाई करना है यहाँ पर कि ये जो नंबर हैं, ठीक है, क्लासिफाई नंबर रैशनल और इरैशनल, मतलब वो जो नंबर है वो रैशनल है कि इरैशनल है। तो आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 माइनस अंडर रूट 5, एंड सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, ये क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें आप जितने भी नंबर दिए हो इसमें क्या बताना है कि ये नंबर रैशनल है कि इरैशनल है, देख के आपको क्लासिफाई करना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फिफ्थ 2 पाई, ठीक है, 2 इंटू पाई। ये आपको इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और आपको बताना है ये रैशनल है कि इरैशनल है। तो आइए देखते हैं। देखिए हमने अपने पहले लेक्चर में बताया था रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर क्या होते हैं। तो मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन हर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकता। बात समझ में? जैसे अगर मैं लिखूँ रूट 2 अपॉन रूट 3, तो ये है तो P अपॉन Q के फॉर्म में, लेकिन ये एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता। बात समझ में? क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो टर्मिनेट होते हैं, या तो वो पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर टर्मिनेट नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। बात समझ में आई? मतलब रैशनल नंबर क्या होते हैं, या तो वो पूरे टर्मिनेट हो जाएंगे, और अगर टर्मिनेट नहीं होंगे तो क्या करेंगे, वो रिपीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया रैशनल नंबर के बारे में जानकारी। अब इरैशनल नंबर के बारे में मैं क्या बता रहा हूँ। इरैशनल नंबर ऐसे होते हैं जो हमारे रैशनल नंबर नहीं होते वो इरैशनल नंबर होते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया आपको, ठीक है, कि जो रैशनल नहीं होते वो इरैशनल होते हैं। बट उनमें कंडीशन क्या होती है, उनमें कंडीशन ये होती है कि जो इरैशनल नंबर होते हैं वो ना तो टर्मिनेट होते हैं पूरी तरीके से, और ना ही रिपीट करते हैं। बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं 2 माइनस रूट 5 की बात करूँ, यानी 2 क्या है, एक नंबर है, रूट 5 भी क्या है, एक नंबर है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ 2 में से अगर मैं रूट 5 माइनस करता हूँ, तो आप हमको बताइए कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो रैशनल होगा या इरैशनल होगा। बात समझ में? अगर मैं किसी नंबर को इस तरीके से लिखता हूँ तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट रैशनल होगा या इरैशनल होगा, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि 2 है माइनस रूट 5 है, तो रूट 5 मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। इस वजह से अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो भैया ध्यान से आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखिए, ठीक है, और वहाँ पे अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। वहाँ पे आपको पता चलेगा रूट 5 कैसे इरैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम जानते हैं रूट 5 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। और जब किसी नंबर में से, ठीक है, ये हमारा 2 क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर किसी रैशनल नंबर में से इरैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो हमेशा इरैशनल आता है। बात समझ में आई? यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट बना के लिख भी सकते हैं कि रैशनल नंबर माइनस इरैशनल नंबर इक्वल टू इरैशनल नंबर, ठीक है। जब हम रैशनल नंबर में से इरैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा, हमारा इरैशनल ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कैसा हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, पहले इसमें क्या किया गया है, 3 में √23 को जोड़ा गया है, यानी रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर को ऐड किया गया है। तो अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट वही आता है कि इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, माइनस भी किया गया है, मतलब सब्ट्रैक्ट और ऐड दोनों किया गया है, वो भी सेम नंबर से। तब हम लोग रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो अगर मैं 3 में √23 ऐड करता हूँ, फिर √23 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो क्या इसका कोई मतलब है, इसको मैंने काट दिया, ये √23 क्या हो गया, कैंसिल। तो जो हमारे पास नंबर बचा वो क्या बचा, 3, और 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/1। ठीक है, यानी ये 1 से पूरा टर्मिनेट हो भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ये कैसा नंबर है, रैशनल। तो मैं ये बोलूँगा इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने पे जो कंटेंट हमको मिलेगा, यानी कि जो नंबर मिलेगा वो कैसा नंबर मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 2√7/7 ठीक है, यानी आपको क्या दिया है, 2√7/7 यानी √7 का डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर कोई रैशनल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, उसका अगर मतलब कि इर्रेशनल नंबर से वही नंबर सेम नंबर से क्या है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवाइड है। ठीक है, तो जो हमको नंबर मिलेगा वो रैशनल होगा या फिर इर्रेशनल होगा, इसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये √7 यहाँ से हो जाएगा कैंसल, तो जो 2/7 आएगा ये क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ में, रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा, अब अगर इसको हम डिवाइड करके देखें, अगर ये डिवाइड होने पे पूरा टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, तो ये रैशनल है। अगर नहीं भी टर्मिनेट होता तो क्या करता, अगर ये रिपीट करता तो रैशनल है। आप लोग डिवाइड करके चेक करिए, ये कैसा आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, या तो ये पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, अगर नहीं टर्मिनेट होगा तो क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई आपको। चलिए क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है ना आपको, एक्सरसाइज 1.5। अब एक्सरसाइज में ये दिया है 1/√2 दिया है एंड 2π दिया है। ये आपसे पूछ रहा है रैशनल है कि इर्रेशनल है। तो अगर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप लोग और लिख लीजिए कि अगर हम लोग रैशनल नंबर में किसी इर्रेशनल नंबर का डिवाइड करते हैं, रैशनल नंबर में किसी इर्रेशनल नंबर का डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, इर्रेशनल आता है। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इर्रेशनल। इसी तरीके से अगर किसी इर्रेशनल का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं रैशनल नंबर में तो ये क्या आ जाएगा, हमारा इर्रेशनल ही आएगा। तो 4th एंड 5th क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। बात समझ में, यहाँ पे ये वाला 3rd एंड 2 क्या है, रैशनल, ये इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको क्या करेंगे, मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए आपको, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं। इस वजह से आप क्या कीजिएगा, इन क्वेश्चन को फिर से अपने दिमाग से, लॉजिक से सोचिएगा, एक बार जरूर सोचिएगा कि ये किस तरीके से हुआ, ताकि आप इसको क्या कीजिएगा और साथ ही साथ अपनी कॉपी पे एकदम सीक्वेंस वाइज इसको अच्छे से क्या करेंगे, राइट करेंगे। राइट करने से क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बात समझ में आई, और आपको और अच्छे से माइंड में जब ये सेटअप बन जाएगा आपके, तो आपके सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आप फटाक से कर लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से आप क्या करना है, आपको इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है, ताकि पेपर के समय आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज 1.5 का। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में दिया है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफाई फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उनको सिंप्लीफाई करना है। देखिए कौन कौन से एक्सप्रेशन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 + √3 एक ब्रैकेट में एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 + √2, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 + √3, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 3 - √3, ठीक है, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको थर्ड एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, थर्ड आपको दिया हुआ है
√5 प्लस √2, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, फोर्थ एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है √5 माइनस √2, ठीक है, एंड √5 प्लस √2 ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन एक्सप्रेशन को करना है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके बता देता हूँ, बाकी आप लोग करेंगे अपने मन से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये दिया है √3, देखिए 3 प्लस √3 दिया है, 2 प्लस √2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करना है, 3 प्लस √3, ठीक। अगर हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखें तो आप लोग अभी जब पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो अलजेब्रा जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग क्या देखेंगे, उसमें आप लोग देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। कौन से क्वेश्चन देखेंगे, 1 मिनट देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसमें कुछ फॉर्मूले आते हैं, जैसे a माइनस बी अगर एक ब्रैकेट में लिखा हो, a प्लस बी अगर एक ब्रैकेट में लिखा हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² माइनस b²। और ये जो हमारा रिजल्ट आता है ना, वो कब आता है, जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन जाता है, बात समझ में। और इस फॉर्मूले का यूज़ मैं इस क्वेश्चन में करूँगा, लेकिन इससे पहले ये कैसे आता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी के फॉर्म में कोई टर्म नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक अलग नंबर है, यहाँ पे एक अलग नंबर, लेकिन दोनों क्या हैं, प्लस में है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक अलग नंबर, यहाँ पे एक अलग नंबर, लेकिन दोनों क्या हैं, प्लस में है। तो मैं कॉन्सेप्ट देखिए क्या करता हूँ, इन दोनों को एक एक ब्रैकेट में ऐसे लिख लिया। अब मैंने क्या किया, एक टर्म को उठाएंगे, इस वाले मतलब मैंने 3 को उठाया, इस 3 का मल्टीप्लाई पहले 2 से करेंगे, फिर इसी 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, जो साइन होगा उस साइन को साथ लेके चलेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो हो जाएगा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, और 3 का मल्टीप्लाई जब √2 में करेंगे तो प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, और यहाँ पे 3√2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर ये वाला नंबर उठाएंगे और इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे एंड इसका मल्टीप्लाई √2 से करेंगे। तो यहाँ पर जब √3 का मल्टीप्लाई √3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2√3, ठीक है। एंड जब √3 का √2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √6, वो भी किसके साथ, प्लस के साइन के साथ, ठीक है। √3 इंटू √2 क्या होता है, √6, ठीक है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफिकेशन। अब इसको मैं कुछ और फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, √6 और 6 को मैं ऐड कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये √6 है और ये 6 है, बात समझ में। तो इसको मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये आता है इसका आंसर, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा सेकंड क्वेश्चन, आप टेंशन मत लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। इसी तरीके से आता है, जब हम लोग क्या करते हैं, ए को उठाते हैं, ए का मल्टीप्लाई ए से, फिर ए का मल्टीप्लाई बी से, फिर बी का मल्टीप्लाई ए से एंड बी का मल्टीप्लाई बी से जब करते हैं तो जो आंसर आता है वो a² माइनस b² रिजल्ट निकल के आता है, ओके। तो ये चीज़ आप लोग तब तक जल्दी से नोट कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए स्टूडेंट, तो नोट हो गया ना ये। तो देखिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये आपको दिया हुआ है 3 प्लस √3, ठीक है, और 3 माइनस का √3। आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया सेम टू सेम आप उस तरीके से भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यह फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट हम आपको ऐसे करके बताते हैं, देखिए कैसे वो फॉर्मूला आता है। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 3 को लूँगा, मैंने क्या किया था, फर्स्ट इसको उठाया था, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे साइन के साथ, फिर हमने क्या किया था, इस वाले नंबर को उठाया था, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका इससे। तो जब मैं 3 को उठाऊंगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, ठीक है। तो जब मैं 3 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो जो आएगा वो कितना आएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, 3 को उठाऊंगा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 3 और √3 का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3√3, ठीक है। अब मैंने क्या किया, प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, और √3 का 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3√3, और जब √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स,
कितना आएगा जल्दी बताइए। √3 का जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है प्लस, ये है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, और √3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरीके से इसको सॉल्व किया। ठीक है, यही आपको दिया हुआ है ना, तो यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा वो कितना बचेगा, 9 माइनस का 3 बचेगा। बात समझ में, 9 माइनस का 3 बचेगा, और यहाँ पे 9 माइनस का 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ में, 9 माइनस का 3 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये तो हमने किया कैसे, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया यानी मल्टीप्लाई करके, एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करके। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को इसमें यूज़ करता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, ये आपको a प्लस बी के टर्म में दिख रहा है, a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, a प्लस बी के टर्म में, और ये फिर क्या दिख रहा है, a माइनस बी। देखिए ये a है, a की जगह पर क्या है 3, b की जगह पर √3, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 का स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर। तो जब मैं 3 का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 3, और जब यहाँ से सॉरी यहाँ पे 3 आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 6 आंसर, क्योंकि 9 में से 3 घटाते तो आजकल 6 आता है। बात समझ में, 3 नहीं आता है। तो यहाँ पे जब 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने देख लिया। ठीक है, यानी हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करके डायरेक्ट भी यहाँ पे आंसर ला सकते हैं। इसको अगर आपको ये नहीं आते, देखिए अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल मेथड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आंसर आता, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है √5 प्लस √2, यानी ठीक है क्या करना है, 2 रूट वाले 2 इरेशनल नंबर को हमको ऐड करना है। ठीक है, तो √5 में जब √2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, √7। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह है, तो मैं फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये आपको अपने मन से करना पड़ेगा। उसमें भी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। ओके, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा √7। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी कंप्लीट। ठीक है, तो खुश हो जाइए जल्दी से, और अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा तो वीडियो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस सी एंड सर्कल टू इट्स डायामीटर डी। This is pi c upon d. This seem contradict the fact that pi is irrational. How will we resolve the contradiction? ठीक है, आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर पाई क्या है, पाई को हम लोग c अपॉन डी के फॉर्म में लिखे हुए हैं, c अपॉन डी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपसे बोल रहा है, ठीक है, जहाँ पे c क्या है, सरकमफ्रेंस है, एंड d है डायामीटर किसी सर्कल का, तो हम लोग पाई को c अपॉन डी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आपने क्या बताया, पाई को हम c अपॉन डी के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हमने क्या फैक्ट देखा, हमने फैक्ट ये देखा कि पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, और आपने बताया था अगर हम किसी को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। आपने यही तो बताया था। लेकिन मैंने साथ में ये भी बात बताई थी ना कि हर p अपॉन क्यू में लिखा हुआ टर्म रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी, या तो वो पूरे पूरे टर्मिनेट हो जाएंगे जब उनको टर्मिनेट यानी डिवाइड करेंगे, तो अगर नहीं टर्मिनेट होते तो रिपीट करेंगे। बात समझी, वो होते हैं रैशनल नंबर। तो अगर मैं पाई की बात करूँ तो पाई को मैंने क्या बताया था, इर्रेशनल नंबर बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे पाई को मैंने इर्रेशनल नंबर बताया था, यानी कि यहाँ पर जो c अपॉन डी हैं, यानी जो c और d हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अगर मैं पाई को रैशनल मानूँ, ठीक है, अगर मैं सपोज करूँ, सपोज पाई इज इर्रेशनल नंबर, अगर मैं पाई को क्या करूँ, इर्रेशनल नंबर सपोज करूँ, सॉरी पाई को रैशनल नंबर सपोज करूँ। ठीक है, मैंने क्या सपोज किया, पाई क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो उसको मैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखूँ। ठीक है, मैंने क्या कहूँगा, अगर मैं पाई को रैशनल नंबर मानता हूँ तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, p अपॉन क्यू के फॉर्म में। बट वेयर p एंड q आर
इंटीजर, लेकिन वहाँ पर अगर वो रेशनल नंबर है तो वहाँ पर p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ पर मान लीजिए सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और सर्कल में इसका व्यास अगर मैं डायामीटर लेता हूँ, ठीक है, तो डायामीटर मान लीजिए अगर मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया, तो अगर मान लीजिए या फिर 7 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आती थी वो कितनी आती थी, 22 आती थी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे मेज़र करूँ, अगर मान लीजिए मैं स्केल से मेज़र करता हूँ इसको, जैसे 1 से 10 तक है, तो मैंने इसके डायामीटर को मेज़र किया 7, तो ये जो 7 हमने मेज़र किया है ना, जो 7 हमने मेज़र किया है ना, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ पे जो मेजर किया है ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं मैग्नीफाई करके देखूंगा तो ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू होती। तो यहाँ पर c की जगह पर क्या आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, यानी जरूरी नहीं है इंटीजर ही आए। बात समझे, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर c क्या आए, इंटीजर ही आए। जबकि रैशनल होने के लिए, अगर वो पाई रैशनल नंबर है, अगर मैंने सपोज किया है, तो p और q हमेशा और हमेशा इंटीजर होने चाहिए, उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे c क्या आ जा रहा है, कोई भी वैल्यू आ जा सकती है, मतलब कि वो इंटीजर भी हो सकती है और इंटीजर नहीं भी हो सकती है, ठीक है। इस वजह से पाई क्या है यहाँ पर, इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो ये जितना मैंने बताया आप लोग थ्योरी में लिख सकते हैं, या फिर आपकी बुक में, ठीक है, कंटेंट इसका दिया हुआ है, ठीक है, या फिर आप लोगों के जो टीचर कराते हैं उस वो कंटेंट भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मुझे पता चल गया कि पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, समझ में आ गई ना बात। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है कंप्लीट। आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको कि ये क्यों इर्रेशनल नंबर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 को नंबर लाइन पे। अब देखिए मैंने अपने नेक्स्ट लेक्चर में नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से बताया था, ठीक है, और वहाँ पे मैंने सिखाया था आपको रूट 2 को कैसे, रूट 5 को, 2 3 1/3 2/3 7/5, इन सबको किस तरीके से नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी, मैंने सोचा था एक्सरसाइज 1.5 में मैं बताऊंगा, ठीक है, और आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है, अगर रूट में कोई वैल्यू दी हो वो भी पॉइंट में। अभी आपको मैंने क्या बताया था, रूट 5 रूट 2, यानी कि कोई डेसिमल नंबर नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया है, डेसिमल नंबर दिया है, वो भी रूट में दिया है, ठीक है। तो रूट में जब डेसिमल नंबर दिया हो और इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना हो, तो देखिए क्या तरीका है, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कोई भी नंबर आएगा ना तो आप लोग डिनोट कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रूट 9.3 को मैं जब वहाँ पे डिनोट करना है इनको नंबर लाइन, तो जब मैं नंबर लाइन को डिनोट करूंगा तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं बताने जा रहा हूँ, एकदम सिंपल सा, आपको ध्यान रखना। आप क्या करेंगे, यहाँ पे रूट 9.3 लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो ट्रिक रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, आप इस रूट को भी भूल जाइए, इस रूट को भी भूल जाइए। यहाँ पे आप क्या कीजिए, 9.3 मेजर कर लीजिए। क्या आपको अभी दिख रहा है 9.3, रूट तो नहीं, रूट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको केवल दिख रहा है 9.3, ओके, केवल ओके। तो आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे और सिंपल सा इस तरीके से 9.3 की एक लेंथ मेजर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक लेंथ मेजर कर लेंगे, और या इसको मान लेंगे ए पॉइंट, इसको मान लेंगे बी पॉइंट। देखिए कॉन्सेप्ट मैं अभी सिखा रहा हूँ, अभी मैं इसको नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने क्या कर लिया, ए पॉइंट और बी पॉइंट यहाँ पे मेजर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ए बी पॉइंट से 1 यूनिट की एक और लेंथ ले लूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या ले लिया, 1 यूनिट की एक और लेंथ ले लिया, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में लेंगे, यूनिट में होगा तो यूनिट में लेंगे, मीटर में होगा तो मीटर में लेंगे, कैसे भी होगा, जिस यूनिट में दी होगी उसी यूनिट में लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक यूनिट की लेंथ और ले ली, ठीक है। इतनी चीज समझ में हमने क्या किया, 9.3 का एक लेंथ मेजर किया, यानी कि ड्रॉ किया, उसमें 1 यूनिट की एक लेंथ और ऐड कर दी, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है,
AC का एक डायमीटर लेकर यहाँ पे क्या कर देना है, सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना। इस टाइप से आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो जब आप एक इस तरीके से सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, देखिए जब आप कंपास की मदद से करेंगे तो एग्जैक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जब यहाँ पे हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया तो इस सेमी सर्कल का अगर मैं डायमीटर देखूं तो ये टोटल डायमीटर A से C तक की जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10.3, क्योंकि 9.3 में जब 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10.3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10.3 मैंने लेंथ मेजर की, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखिए क्या करूंगा मैं, अब मैं इसकी रेडियस निकालना चाहता हूँ। तो इसकी रेडियस निकालने के लिए हमको सेंटर पता होना चाहिए। तो सेंटर ये हो गया हमारा, ठीक है। सेंटर क्या होगा सेमी सर्कल का, ये हो गया, ठीक है। अब ये जो मेरा सेंटर हो गया तो सेंटर से हमको रेडियस निकालनी, तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की आधी होती है, ठीक है। डायमीटर की आधी होती है, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d/2। r इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, d/2। तो d हमारा डायमीटर कितना है, 10.3। तो जब मैं 10.3 का आधा करूंगा तो यहाँ पे जो आएगा रेडियस वो आ जाएगी 5.15। ये आ गई हमारी क्या, रेडियस स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्या आ गई, रेडियस आ गई हमारी। अब यहाँ पर जब मैं बात करूंगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये रेडियस आ गई कितनी, ये वाली जो, इसको अगर मैं पॉइंट P मान लूं या फिर सेंटर मान लूं C, तो C सॉरी यहाँ पे C मैं ले चुका हूँ तो इसको P मानता हूँ, ठीक है। तो P अगर मैं एक पॉइंट मान लूं, यहाँ P से C तक की जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ गई, 5.15। ये कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली 5.15 आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर P से B तक की हमको डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये P और P मतलब जो PC की डिस्टेंस है उसमें वैसे मैं क्या करूंगा, BC वाली डिस्टेंस घटा दूंगा। तो BC की डिस्टेंस कितनी है, 1। तो अगर मुझे क्या चाहिए, PB की वैल्यू चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ PC माइनस BC, लिख सकता हूँ नहीं, अरे भाई PC माइनस का BC, तो हमको ये लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पे PC की वैल्यू कितनी है, 5.15 और BC की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे जो PB की वैल्यू आएगी वो आएगी 4.15, यानी जो P से B तक की लेंथ आ गई हमारी वो कितनी आ गई, 4.15 आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं, आप सब समझ में आ गई ना। अब आप क्या करेंगे, ये आपको लेंथ मिल गई तो आप B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, इस P पॉइंट से एक रेडियस लेंगे और उसको क्या करेंगे, इस तरीके से आप फिक्स कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें मिला देंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, जो रेडियस हमारी PC की है वही रेडियस ये भी रहेगी, वही रेडियस क्या रहेगी, ये भी रहेगी। इस वाले पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, Q मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये वाली जो रेडियस आएगी ये कितनी आएगी, 5.15 आएगी, क्योंकि अगर मैं सर्कल की बात करूँ, ठीक है, तो सर्कल के सेंटर से अगर मैं जो भी रेडियस मेजर करता हूँ वो सारी रेडियस क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो जो PC की वैल्यू होगी वही PQ की वैल्यू होगी। तो यहाँ से आ गया ये 1.5। तो बेस पता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज पता है, ये आपको क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है ना। तो ये 1, इसकी वैल्यू क्या है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस पता है। तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, जो मैं अपने पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये इसकी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, तो मैं लिखूंगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, BQ की वैल्यू। तो यहाँ पे मुझे BQ की वैल्यू चाहिए, नहीं परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। परपेंडिकुलर क्या है, BQ। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 5.15 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, बेस की वैल्यू कितनी है, 4.15 का स्क्वायर। तो जब स्टूडेंट्स आप लोग ये सॉल्व करेंगे ना, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी ना वो अंडर रूट 9.3 ही आएगी। चलो आपको इसको सॉल्व करके देखिएगा, तो सॉल्व करेंगे तो आएगी 9.3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू अंडर रूट 9.3। अब आप लोग क्या करेंगे, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप आराम से नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, B पॉइंट पे रखेंगे कंपास और ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ मेजर कर लेंगे,
ठीक है। इस लेंथ को मेजर करके आप क्या करेंगे, नंबर लाइन पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वो आर्क नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, अंडरवुड 9.3 कहलाएगा। अब देखिए इसको नंबर लाइन को मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आपको बनाया, ठीक है। अब देखिए इसको मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन को। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन, अगर आपको 5.3 दिया होता, 5.6 दिया होता, किसी भी क्वेश्चन को आप इसी तरीके से कर सकते थे। ये बेस्ट मेथड है, ठीक है, सिंपल मेथड। 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 प्लस इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 -4 माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक लेंथ लेनी, कितनी, जितनी हमको ये दी हुई, कितनी दी हुई है, 9.3। अब यहाँ पे मैं 9 तक बनाता हूँ, 8, ठीक है, 9। अब मैंने क्या किया, 9.3 तक का, ठीक है, एक लेंथ मेजर कर लिया ये, और इस लेंथ को मैंने नाम क्या दिया, ए, इस पॉइंट का नाम दिया सी, सॉरी बी, ठीक है, बी पॉइंट नाम दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर इस नंबर लाइन को थोड़ा सा छोटा बनाऊं तो ब्लैक बोर्ड पे आ नहीं पा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, नेगेटिव फिगर तो नहीं बनाऊं, केवल पॉजिटिव बनाऊंगा, ठीक। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 एंड ये हो गया 10, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से स्केल रखी और 9.3 की एक हमने क्या कर ली, लेंथ खींच ली। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब मैंने क्या किया, मैं फिर से वही काम कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर की लेंथ या फिर 1 यूनिट लेंथ हमने और मेजर कर ली। इस पॉइंट को मान लिया हमने क्या, सी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसकी लेंथ लेके मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा। आप लोग जब स्केल से करेंगे तो इतना बड़ा बनेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस सेमी सर्कल की जो हाइट हो जाएगी वो कितनी होगी, ये पूरी, सॉरी जो लेंथ होगी वो होगी 10.3 हो गई, ठीक है। अब मैं अगर निकालना चाहूँ इसका रेडियस, तो मैं इसका क्या कर दूंगा, आधा, जो कि मैंने अभी बताया, तो आधा करूंगा तो मैं कितना आ गया, 5.15। हमने मान लिया ये कहीं यहाँ आ गया, ठीक है, 5.15 कहीं यहाँ आ गया। अब हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया पॉइंट पी। अब हमने क्या किया, बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी पर क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये 1 यूनिट है, तो यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट करके बताया था, ये यूनिट कितनी, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 4.15, और इसको मैं जब ऐसे मिलाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 5.15, क्योंकि ये एक रेडियस है, ठीक है। समझ में आ गई ना बात, समझ गए, समझे ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये चीज कर दिया। अब इसको मान लिया 2, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, जब पाइथागोरस थ्योरम अभी मैंने अप्लाई किया था, अप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √9.3, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, नंबर लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, और यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, इस लेंथ को मेजर कर लूंगा। इस लेंथ को मेजर करके मैं इस पॉइंट पर क्या करूंगा, एक इस पॉइंट पर कंपास को रख के इस लेंथ को मेजर करके मैं एक आर्क ड्रॉ करूंगा, ठीक है। और ये आर्क, ठीक है, उसको नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर कट करेगी वहां पे वो होगा क्या, हमारा कहीं 9.3। बात समझ में आ गई ना, वो क्या होगा, 9.3 वहां होगा जहां इस लेंथ की आर्क उसको कट कर रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे जितने भी हमारे रूट के अंदर डेसिमल नंबर होंगे उनको हम इस मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से। चलिए ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बुक का क्या बता रहा है, 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, ठीक है। आप लोग नंबर लाइन पर ड्रॉ करना सीख गए ना, तो चलिए ये वाली वैल्यू को आप देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 क्वेश्चन बोल रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। आपको दिया है 1/√7, ठीक है, 1/√7 माइनस √6। मैं 2 क्वेश्चन लेता हूँ, बाकी के 4 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन आप लोग अपने मन से करिए। अब रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब, अगर इस फॉर्म में आपको दिया है तो आप क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्जुगेशन का, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉन्जुगेट से, यानी कि √7 से ऊपर और √7 से नीचे,
ठीक है, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो इसका रेशनलाइजेशन आ जाएगा डिनोमिनेटर का, वो कितना आ जाएगा, √7 तो ऊपर रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई, और √7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7। ये हो गया आपका रेशनलाइजेशन, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे सेकेंड वाले में। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब, अगर यहाँ पे माइनस है तो हम क्या कर देंगे, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6, यानी कि उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √7 प्लस √6, ठीक है। अपॉन में जब इसका करेंगे तो ये दिख रहा है a माइनस बी, ये दिख रहा है a प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 1। ये आ गया उसका डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, वो आप लोग कर लेंगे, आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूँ। इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइएगा कि किसने किया है। ओके, तो तब तक के लिए अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे अपनी NCERT बुक का नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।